आज हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आप इतिहास में पढ़े होइएगा कि भारत में बहुत सारे दर्शन दिए गए, उसमें से एक दर्शन जिसका नाम वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन, यह वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा ही दिया गया था। आप प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग कुछ दर्शन के बारे में पढ़े होइएगा, जिसमें से एक दर्शन है सांख्य दर्शन, एक पढ़े होइएगा पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा, एक पढ़े होइएगा न्याय दर्शन, योग दर्शन, और एक यहाँ पर वैशेषिक दर्शन है। यह वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया था। देखिए, इसमें से प्रश्न एक है, लेकिन मेरी कोशिश यह रहेगा कि प्रत्येक ऑप्शन से भी कोई ना कोई प्रश्न निकाल सके, या एक प्रश्न का जो अलग अलग फैक्ट्स होते हैं उसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में डाल्टन दिया है। तो डाल्टन जो थे वह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और महर्षि कणाद का संबंध भारत से है। देखिए, डाल्टन महोदय ही बोले हुए थे कि जो पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डाल्टन से बहुत पहले कणाद ऋषि ने यह बात बोले हुआ था कि पदार्थ जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है रदरफोर्ड न्यूजीलैंड से थे। रदरफोर्ड का जो संबंध है वो न्यूजीलैंड से है। और आप पढ़े होइएगा कि जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन की खोजकर्ता यही रदरफोर्ड है। एवोगाड्रो के बारे में आप जब मोल नंबर पढ़ते हैं, एवोगाड्रो नंबर, उसमें आप इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जब अगले चैप्टर में मोल के बारे में आएगा तो विस्तार से इनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो देखिए, एक ही प्रकार के जो परमाणु होता है वह तत्व मिलता है। इसमें ऑप्शन में दिया है प्राकृतिक तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणु तत्व मिलेगा। अब पढ़े होइएगा कि तत्व पदार्थ की वह शुद्ध रूप है जिसे हम लोग किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो ऑप्शन ए माणिक्य है, बी नीलम है, सी पन्ना है, और डी हीरा है। इसका आंसर होगा डी हीरा। हीरा के बारे में आप जानते हैं कि हीरा कार्बन के क्या है, अपर रूप है, और यह कार्बन का बना होता है। तो बहुत सारे कार्बन के परमाणुओं के द्वारा हीरा बना होता है, इसलिए हीरा को हम लोग तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व इनमें से सोडियम होगा। शुद्ध तत्व सोडियम होगा। देखिए, कांच जो होता है, यह कांच सिलिका, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, इस सब से मिलकर बना होता है। अगर हमें यहाँ पर लिखना चाहें तो जो कांच होता है वह सिलिका हो गया। इसके अलावा जो सोडा ऐश होता है, सोडा ऐश, इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बाइड होता है
कैल्शियम कार्बाइड, यहाँ पे स्थान नहीं होने की वजह से आप सिर्फ सुन लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, उन सब से मिल करके कांच बनता है। बात करें सीमेंट के, तो सीमेंट चूना पत्थर और एल्यूमिनेट के यौगिक है। जो सीमेंट है, आप पढ़े होइएगा कि सीमेंट के लिए सबसे मुख्य आवश्यक तत्व कौन है, तो चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर के द्वारा ही सीमेंट बनता है। बात करें सोडियम के, तो यह सोडियम शुद्ध तत्व है। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? कोयला क्या है? कोयला के बारे में कहा जाए तो कोयला एक तत्व है। कोयला एक तत्व है। अब देखिए, अभी तत्व बताए हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम लोग किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि यौगिक के साथ ऐसा नहीं है। यौगिक को भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं करते हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यौगिक के जो कण होते हैं उसे हम अलग कर देते हैं, और मिश्रण को अलग करना बड़ा आसान है। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। अभी आप पढ़े हैं कि हीरा जो होता है वो अनेक परमाणुओं के कण से मिलकर बना होता है, इसलिए हीरा एक तत्व है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह यौगिक कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो यौगिक होता है वह दो या दो से अधिक तत्व, या देखिए यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिलता है, लेकिन वह जो आपस में मिलता है तो उसका एक निश्चित अनुपात होता है, और जब निश्चित अनुपात रहेगा तभी जा कर के यौगिक बनेगा, अन्यथा यौगिक नहीं बनेगा। जब हम अनुपात अलग रखेंगे और निश्चित अनुपात रहेगा तो मिश्रण बनता है, न कि यौगिक। यौगिक निश्चित अनुपात के बाद बनता है, जबकि मिश्रण की बात करें तो इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? देखिए यहाँ पर दे रहा है कि सही नहीं है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो यौगिक होता है वह यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है, यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। देखिए पहला ही ऑप्शन यह गलत होगा, क्योंकि यौगिक में जो पदार्थ की मात्रा होता है उसकी मात्रा, जो उसका अनुपात होता है वह निश्चित होता है, न कि अनिश्चित है। इस तरह से हमारा यह पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे के जो भी ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। इसमें दिया है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है। यह सही है। आगे है, तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। जब तक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक तत्व नए यौगिक को बना ही नहीं सकता है। तो तत्व को यौगिक कोई भी दो या दो से अधिक तत्व जो आपस में मिलता है तब अभिक्रिया होता है, और इस अभिक्रिया के पश्चात ही यौगिक का निर्माण होता है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। तो देखिए इस तरीके से आप देखेंगे चारों ऑप्शन, तो इसमें सही विकल्प ए पे बैठ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? देखिए यौगिक की अभी अभी परिभाषा बताया है। इसमें बात करें तो कौन यौगिक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टील है वो मिश्रण का है। ये मिश्रण का उदाहरण है। पीतल भी मिश्रण का उदाहरण है। अब पढ़े होइएगा कि तांबा और जिंक जब मिलाते हैं तो तांबा और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। यहाँ पर हीरा ऑप्शन में दिया है। अभी हीरा, ये जो हीरा है वह एक तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेत।
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो अब यौगिक की परिभाषा बहुत बार देख चुके हैं, इसे डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। इसमें यौगिक की बात कर रहा है तो इसमें से यौगिक अमोनिया होगा। यौगिक कौन होगा? अमोनिया होगा। आप पढ़ जाएगा NH3, NH3 अमोनिया यह यौगिक है। जबकि पारा की बात करें तो पारा एक तत्व है जिसके परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 80 है। ओजोन की बात करें O3, तो देखिए ये ओजोन पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते रहता है सॉरी, ओजोन के लेकर बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते रहता है। देखिए ओजोन चूँकि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः हम कह सकते हैं कि ओजोन जो है यह ऑक्सीजन की अपर रूप है और यह एक तत्व है। इसे यौगिक नहीं बोलेंगे, ओजोन एक तत्व है। बात करें वायु के तो वायु एक मिश्रण है। इस तरह से यौगिक के बात पूछ रहा है तो इसमें से जो अमोनिया होगा NH3 वह क्या होगा? एक यौगिक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक की बात करें तो देखिए इसमें से आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। बाकी वायु की बात करें तो वायु क्या है? मिश्रण है। ऑक्सीजन एक तत्व है, पारा भी क्या है? एक तत्व है। सिर्फ अमोनिया यौगिक है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर अमोनिया NH3 या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तत्व के निश्चित अनुपात के द्वारा अमोनिया बन रहा है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो वायु मिश्रण है। पारा की बात करें तो पारा एक तत्व है। ओजोन देखिए कार्बन का एक ऑक्सीजन का एक अपर रूप, यानी कि ये भी तत्व है। इसमें से जो जल है वह जल क्या है? यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब समान अनुपात में मिलाते हैं तब उसके द्वारा जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। यह कोई यौगिक की परिभाषा नहीं बन रहा है। यौगिक की परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजन होता है या संयोजन करता है तब यौगिक का निर्माण करता है। तो ये तो अलग बात है, अवस्था की बात कर रहा है, अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगला है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों में होता है और ऐसे हम नहीं कह सकते, बहुत सारे मिश्रण में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इससे यौगिक की यह परिभाषा नहीं है। ऑप्शन सी है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं और ये बिल्कुल सही है। यौगिक में रासायनिक बंधन के द्वारा 2 अलग अलग तत्व क्या होता है? आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। और बात करें इसके रासायनिक नाम के तो विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब पढ़े होइएगा कि जो शुष्क यानी कि जो आप एक पढ़े होइएगा जो सूखा होता है बुझा हुआ चूना, तो सूखा जो बुझा हुआ चूना होता है उस पर अगर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो क्लोरीन गैस की प्रवाहित करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा
कि जो सूखा बुझा हुआ चूना होता है उस पर अगर हम क्लोरीन गैस को डालते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका आप चाहे तो सूत्र भी लिख सकते हैं। इसका होता है CaO2। यह ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर है व्यंजक चूर्ण, यह व्यंजक चूर्ण के एक रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, देखिए यहाँ पे फिक्स अनुपात नहीं है, यहाँ पर है कि किसी भी अनुपात में, तो जब हम किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तब वह मिश्रण बनता है। याद रखिएगा, जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनेगा और किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वह मिश्रण बनेगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखिए, ग्रेफाइट को आप देखिएगा तो ग्रेफाइट इसमें से मिश्रण नहीं होगा, जबकि कांच, पीतल और इस्पात ये तीनों मिश्रण हैं। कांच में तो बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं। पीतल के अभी चर्चा हुआ है कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, और लोहा के साथ क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन ये सब को जब मिलाते हैं तो इस्पात बनता है। और ग्रेफाइट एक कार्बन का स्वरूप है, सिर्फ कार्बन के परमाणुओं द्वारा बना होता है, इसलिए यह एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण की परिभाषा अभी बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक जो यौगिक होता है उसे किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो किसी भी अनुपात में मिलाने की वजह से जो पदार्थ बनता है वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि मिश्रण में जितने भी पदार्थ मौजूद होता है उसका अपना गुण उसमें विद्यमान रहता है। जबकि यौगिक में क्या होता है कि अलग अलग जो तत्व से मिलकर यौगिक बनता है, तो उसमें जिस तत्व से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है उस तत्व के गुण विलुप्त हो जाता है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण में जो भी पदार्थ मिलकर मिश्रण बनाते हैं उस पदार्थ के गुण उसमें पाए जाते हैं। इसमें प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। इसका आंसर होगा टीन, क्योंकि जो टीन है वह एक तत्व है। टीन एक तत्व है। आप पढ़े होइएगा कि इसका परमाणु संख्या 50 है, तो 50वें नंबर के जो तत्व है वह टीन है। बात करें समुद्री जल के, तो समुद्री जल मिश्रण है। समुद्री जल में तो देखिएगा जो जल होते हैं, लवण होता है, बहुत सारे पदार्थ से मिले होते हैं। मिट्टी में बहुत सारे पदार्थ आप देखते होइएगा, इसमें मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा हो जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा हो जाता है, लवण की मात्रा हो जाता है, और वायु में भी वही हाल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जबकि टीन एक तत्व है। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो देखिए, न तो तत्व है न यौगिक है, तो जब तत्व और यौगिक नहीं रहेगा तो यह बात कर रहा है मिश्रण के, तो वह पदार्थ क्या होगा, वह पदार्थ होगा मिश्रण। तो इसमें वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या, गैसों का मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है। पारा की बात करें तब देखिएगा जो पारा है वह एक तत्व होता है। इसके परमाणु संख्या की बात हम किए थे, इसकी परमाणु संख्या 80 होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक। तो देखिए वायु क्या है, मिश्रण है। अगला है वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु क्या होगा, वायु मिश्रण होगा। बारूद होता है, बारूद मिश्रण होता है। अब पढ़े होइएगा कि बारूद जो होता है वह सोरा, गंधक, चारकोल इन सब को मिलाने के बाद बनता है। तो बारूद के निर्माण की बात करें तो सोरा
प्लस में चारकोल हो गया, चारकोल हो गया। इसके अलावे आप देखिए होइएगा तो एक होता है पदार्थ गंधक। तो सोरा, चारकोल और गंधक, इन तीनों के संयोग से बारूद का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बारूद निम्नलिखित में से कौन कौन पदार्थ के मिलने से बनता है। उसमें से एक बहुत प्रमुख पॉइंट है सोरा। सोरा का प्रयोग किस में होता है? तो सोरा के प्रयोग बारूद के निर्माण में होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की श्रेष्ठतम व्याख्या करता है? तो देखिए ये होता है क्या ऊर्ध्वपातन में कि हम कोई किसी विलयन को, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर इस बर्तन में हम कोई विलयन रखे हुए हैं। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि यहाँ पर हम जो पदार्थ रखते हैं उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद अगर इस मान के चलिए कि यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ है, इसमें ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ क्या होगा, गैस के रूप में नहीं बदलेगा। और गैस रूप में ना बदल, थोड़ा सा फिर से देखिएगा कि पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की श्रेष्ठतम व्याख्या करता है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए पदार्थ की एक अवस्था होता है ठोस, एक होता है गैस और एक होता है द्रव। इसको सीक्वेंस में लिखिएगा, पहले ठोस होगा, फिर द्रव, फिर गैस होगा। तो होता क्या है कि पहले पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है और फिर द्रव से गैस में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है और फिर द्रव से गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट ही गैस में बदल जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो जब ठोस कोई पदार्थ डायरेक्ट गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम बोल लेते हैं कि यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो गया, यानी यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि अगर आप इसका इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बजाय डायरेक्ट हम आंसर पे आ रहे हैं, इसका जो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो दिया गया किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से, मध्यवर्ती तरल अवस्था का मतलब है द्रव, तरल मतलब द्रव, तो तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में नहीं आएगा और यह ठोस से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही, ठोस से क्या हो रहा है, सीधे ही गैस में बदल जा रहा है, इसे हम लोग बोल लेते हैं ऊर्ध्वपातन। एक बात पे ध्यान रखिएगा कि देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ठोस वस्तु है, अगर कोई वस्तु ठोस है तो उस ठोस वस्तु के मान लेते हैं कि क्वथनांक 80 डिग्री है, मान लेते हैं कि 80 डिग्री है, और यह ठोस वस्तु 70 डिग्री पर तरल अवस्था में बन रहा है और 70 से या 80 पर क्या हो रहा है, गैस में बदल जा रहा है। तो क्या होता है कि जब दोनों के बीच के अंतराल कम होता है, अंतर कम होता है, तब वह वस्तु क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठोस से गैस में बदल जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही अंतराल कर रखा है, यहाँ पर 75 मान लीजिए, वह 75 या 77 ले लीजिए। 77 से अगर 80 के बीच है तो 77 पर वह बन रहा है तरल और 80 पर वह बन रहा है गैस। तो ऐसे अगर पदार्थ हो तो डायरेक्ट ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ही हम लोग बोल देते हैं ऊर्ध्वपातित। तो बहुत सारे ऐसे वस्तु है जो ऊर्ध्वपातित वस्तु कहलाते हैं, उसमें से हम कुछ का नाम लिख रहे हैं। अब जानते होइएगा सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वह है कपूर। कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, यह तरल अवस्था में नहीं आता है। इसके अलावा एक होता है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, आप लोग नौसादर भी इसे बोल सकते हैं, नौसादर।
तो जो नेफ्थलीन हुआ, नौसादर हो गया, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी ऊर्ध्वपातन की गुण होता है। और एक होता है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, इन सभी पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण मौजूद होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, खास करके जो एग्जाम्पल उसको ध्यान रखिएगा। कपूर, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन, इस सब में ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यह होगा ऊर्ध्वपातन। अभी लंबा चौड़ा चर्चा की इसके ऊपर। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं कि अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसको जब गर्म किया जाता है तो वह तरल अवस्था में नहीं आएगा, वो सीधे गैस अवस्था में आ जाएगा और बच कौन जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो देखिए, इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल। बहुत जगह पर आपको कांच का इसमें दिया होगा ऑप्शन, आंसर में दिया होगा कांच, लेकिन यह गलत है। आप ऑप्शन सी लगाइएगा, यहाँ पर मिट्टी के तेल इसका वास्तविक आंसर होगा, क्योंकि कांच में ऑक्सीजन होता है। कांच हालांकि मिश्रण होता है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मिट्टी का तेल। और यह बहुत बड़ा क्वेश्चन यह पूछा गया है। अगला है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में पाया जाता है? ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। जो पानी हो गया H2O, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था की बात कर रहा है, तो देखिए ठोस, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था है, वह अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। एक शब्द आता है कि प्लाज्मा की जो खोज किया था वह कौन किया था? तो विलियम जो क्रुक्स है, विलियम क्रुक्स, ये विलियम क्रुक्स प्लाज्मा की खोज किया था। यह पदार्थ की क्या है? चतुर्थ अवस्था है। जब आप देखते हैं कि सूर्य, तारा, उसमें बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तो जब तापमान की अधिकता हो जाती है तो एक अलग पदार्थ के गुण देखने को मिलता है। मतलब पदार्थ में एक अलग गुण आ जाता है, यानी कि उसे बोलते हैं कि वो आयनीकृत हो गया, और वही गुण की वजह से पदार्थ की चौथी अवस्था बन जाता है, जिसका नाम प्लाज्मा दिया गया है। हालांकि 5वां अवस्था के भी खोज हो चुका है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम के पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को, यह प्रश्न पूछ ही लिया है अगला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए, इसमें जो बोस शब्द है वो भारतीय वैज्ञानिक है, और आइंस्टीन को जानते हैं, यह बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक है आइंस्टीन। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था खोज करने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इन दोनों के नाम पर ही पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम रख दिया गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था, 5वीं अवस्था है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिससे कोई ठोस संदूषक निकाले जाते हैं, वह है? ये आसवन विधि द्वारा करते हैं। आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? अशुद्ध पानी को उबालते हैं और उबाल करके हम लोग शुद्ध पानी को प्राप्त करते हैं। अगला है, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अवसादन। अवसादन में क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई बर्तन लिए, अब इस बर्तन में क्या है? पानी है, और इसी
पानी में मिट्टी या धूलकण भरा हुआ है। तो मिट्टी, धूलकण या ये जो पानी है, ये तीनों का जो मिश्रण है, अगर हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं सिर्फ छोड़ देंगे, तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि इस विलयन से या जो आप घोल देख रहे हैं उसमें से धीरे धीरे क्या होगा कि जो मिट्टी के भारी कण होंगे, जो छोटे छोटे कण होंगे, वो क्या होगा, कुछ देर के बाद आपको इस तली में बैठा हुआ दिखाई देगा। और ये जो विलयन होगा उसमें से देखिएगा जो गंदेला पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं अवसाधन विधि। तो अवसाधन विधि के द्वारा क्या होता है कि हम लोग किसी भी मिश्रण में जो भारी घटक होता है और वह अघुलनशील होता है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद वह क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। यह मिश्रण के एक अलग करने की विधि होता है। तो इस तरीक़े से हम लोग आज रसायन शास्त्र के प्रथम अध्याय के ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। अगला हम लोग परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीच बीच में थोड़ा सा ट्रिक भी होगा और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताया जाएगा। इसमें कुछ त्रुटियां रही होगी तो अवश्य आप बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।